बायोमास से बनते हैं। इनके बारे में आप जानते हो बायोमास क्या होते हैं कि प्राचीन काल में पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े बड़े डायनासोर थे, ठीक है, और जो है यस सर। हमारे प्लांट्स थे, तो जब उनकी डेथ हो गई तो वो सब जो है पृथ्वी के अंदर समा गए और उनके ऊपर लिथोस्फियर बन गया जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये जब पृथ्वी के अंदर है तो बहुत हाई प्रेशर है हमारे अर्थ के अंदर, और टेम्परेचर भी आप जानते हैं नीचे पाताल लोक में बहुत हाई है, और ऑक्सीजन है नहीं नीचे। तो इनमें रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के कारण एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बायोमास जो है जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर एक्सपोज होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाता है। ये फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ठीक है। ये कार्यवाही मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुई है, ये कोई 2 साल 4 साल में नहीं हुई है, लाखों सालों में ये फॉसिल फ्यूल बने हैं बायोमास से। बायोमास जो है वो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस टू फॉसिल फ्यूल्स। नाउ फॉसिल फ्यूल दो प्रकार के होते हैं, बायोजेनिक फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो बायोजेनिक फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये वो फ्यूल्स होते हैं जिनमें जो बायोमास है जिससे, ठीक है, जो बायोलॉजी जिनमें कार्बन होता है ऐसा समझो। बायोजेनिक फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जिनमें कार्बन होता है, और मिनरल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिनमें मेटल होता है, ठीक है। तो बायोजेनिक फ्यूल्स ये ऊपर के तीनों जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये बायोजेनिक है, कोल भी, नेचुरल गैस भी और क्रूड ऑयल भी। ये हमारे प्राइमरी नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थी। जैसा आप जानते हो कि पिछली सदी में स्टीम इंजन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सब में कोल का यूज होता था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कोल को ऑयल ने रिप्लेस कर लिया। जो अब मॉडर्न युग है इस जमाने में, या थोड़ा सा जो 20 साल बैक जमाना था उसमें तेल का यूज ज्यादा होने लगा, कोल का यूज कम होने लगा। लेकिन अगर हम अपनी जनरेशन से पुरानी वाली जनरेशन की बात करें तो वो लोग कोल पर ज्यादा निर्भर थे कंपेयर टू ऑयल, क्योंकि उस समय तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पुराने टाइप के में यूज होते हैं, ये एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर कन्वर्जन स्टेप्स, इनडायरेक्टली बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। इनको या तो आप डायरेक्टली यूज कर लो या ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज से कन्वर्ट होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम से, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, वैक्स, और ये सब हमारे प्रोड्यूस होते हैं, और ये सारे फ्यूल हैं, ये आप जानते हो। तो इनको सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, जैसे गैसोलीन एंड डीजल। दे आर नॉट द प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होती है जो पृथ्वी से एग्जैक्टली निकलती है। सेकेंडरी सोर्स वो होती है जो प्राइमरी से रिएक्शन के बाद मिलती है हमको, वो भी एक फ्यूल होता है और थोड़ा बेटर फ्यूल होता है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है उसकी, कैलोरीफिक वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल, दैट इज हाई। तो दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्यूल्स, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फ्यूल्स के उदाहरण है गैसोलीन एंड डीजल, ये भी एक तरह के फॉसिल फ्यूल्स ही है। ये सब बायोजेनिक फ्यूल्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। हम तो सिर्फ बायोजेनिक मतलब ये है जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनको बायोजेनिक कहते हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो इसके बाद बायोजेनिक फ्यूल होते हैं, ये कौन से होते हैं? तो कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये हमारे बायोजेनिक फ्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है। जो बगैर कार्बन वाले होते हैं इन्हें मिनरल कहते हैं। ये सारे नॉन रेन्यूएबल होते हैं क्योंकि ये एक बार अगर खत्म हो गए तो उन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। नॉन रेन्यूएबल मतलब एनीथिंग विच कैन नॉट बी रिन्यूड। रिन्यूड मतलब होता है दोबारा से यूज करना, ठीक है। बाकी सब पानी है, सूरज की रोशनी है, ये सब रेन्यूएबल होते हैं क्योंकि ये रिन्यूड होते हैं बार बार, ठीक है। तो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल वाज द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रिप्लेस्ड कोल विद ऑयल। जैसे समय के साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई, कोल को ऑयल से रिप्लेस कर दिया गया। द क्रूड ऑयल इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल एंड ऑल्सो द फीड स्टॉक फॉर मोस्ट केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा फीड स्टॉक है। द मिनरल फॉसिल फ्यूल्स आर सब्सटेंसेस फ्रॉम विच न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, जो आप सेकंड यूनिट में पढ़ के आ रहे हो पीछे, ठीक है। ये हमारे मिनरल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनमें कार्बन नहीं होता है, हम ऐसे ही समझें, बायोजेनिक विद कार्बन, मिनरल विदाउट कार्बन। दे आर यूरेनियम एक्चुअली, जिससे हमारा फिजन और फ्यूजन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये भी फॉसिल फ्यूल्स ही है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की। इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये लिमिटेड सप्लाई में एग्जिस्टिंग कर रहे हैं दुनिया में। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे, और जब ये खत्म हो जाएंगे तो धरती का क्या होगा, एनर्जी कहाँ से लाओगे?
इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इनको रिप्लेस किया जाए। ठीक है, ये चल रहे हैं और 50% से ज़्यादा ये खत्म हो चुके हैं आज की तारीख में। तो इसलिए ये एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन अर्थ दैट आर प्रूवन टू बी सेफली एंड इकोनॉमिकली रिकवरेबल विद करंट टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड एनर्जी रिजर्व्स। एनर्जी रिजर्व समझो पहले, एनर्जी रिजर्व किसे कहते हैं, ये भी एक एमसीक्यू बन गया। एनर्जी रिजर्व वो फ्यूल होता है जिसे हम रिकवर कर सकते हैं पृथ्वी से। यूं तो पृथ्वी में बहुत सी सोर्सेज हैं एनर्जी की, लेकिन अगर हम उसे रिकवर ही नहीं कर सकते तो वो हमारी एनर्जी रिजर्व की गिनती में नहीं आता है। एनर्जी रिजर्व केवल उस सोर्स को माना जाता है जिसे रिकवर किया जा सकता है, पहली बात। ठीक है, नाउ ड्यू टू देयर वाइड स्प्रेड यूज एंड द वर्ल्ड ग्रोइंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, फॉसिल एनर्जी रिजर्व्स आर बीइंग स्टेडीली डेसिमेटेड। ये समय के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि लोग इनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। ठीक है, एक समय आएगा कि ये पूरी तरह फिनिश हो जाएंगे। इनका ये तो सबसे पहला नुकसान है, ये लिमिटेड है। इनका दूसरा नुकसान ये है कि ये एनवायरनमेंट में रेपरकशंस करते हैं, एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि इनके जलाने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का आप जानते हो ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस होकर ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है और लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन को एटमॉस्फेयर से नहीं निकलने देती है। राइट, तो ऐसा काम कर देने से जो क्लाइमेट है वो हमारी वार्म हो जाती है, बिकॉज दे ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन आर इंसुलेशन जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर जाते हैं। जैसे मैंने आपको सोलर रेडिएशन में बताया था पिछले यूनिट में कि शुरू में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आता है उसका एब्जॉर्प्शन जो है कम होता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। पृथ्वी पर आके सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है एक्चुअली यही हमारा इंसोलेशन है। राइट, तो ये इंसोलेशन जो बाहर जा रहा है ये लॉन्गर वेवलेंथ है, इसे CO2 ट्रैप कर लेती है और जिसके कारण गर्मी पैदा होती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक है। तो ये इनका दूसरा नुकसान, ये ग्लोबल वार्मिंग करवा सकते हैं। इनका तीसरा नुकसान है कि इनका एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और इनकी हैंडलिंग खतरनाक होती है। कोल की एंड कोल के अंदर जो काम करते हैं कोयले वाले, उनसे पूछो कि कोयला कैसे निकलता है, तो बहुत ही हैजार्डियस वर्क होता है। ठीक है, तो इनका एक्सट्रैक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन का अगर इनको देखा जाए, इनको इनकी जो स्टोरेज है वो रिस्की है इंसान की जिंदगी के लिए भी। ठीक है, तो ये भी इनका तीसरा एडवांटेज है। सूरज की रोशनी के लिए जैसे मैंने आपको बताया चीप है, रेडिली अवेलेबल है। ठीक है, ना तो आपको कोई खर्चा करना, ना कोई मजदूर चाहिए, एकदम से ऊपर से आ रही है। लेकिन इनके लिए इस तरह की चीज नहीं है। ठीक है, तो ये इनका तीसरा डिसएडवांटेज है कि ये खतरनाक है आदमी के लिए। देन देर इज इनका, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना है कि हमें इन्हें रिप्लेस करना है और इनके अल्टरनेटिव ढूंढने, और इन अल्टरनेटिव्स को ही रेन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी मतलब जिस एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं दोबारा से। तो जब ये खत्म होने वाले हैं, जब ये डेंजरस हैं, ठीक है, जब ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको रिप्लेस किया जाए। तो जो अब हम फ्यूल ला रहे हैं, ठीक है, ना तो वो ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, ना वो डिप्लीट हो सकते हैं, और ना ही वो हैंडलिंग में उनके साथ कोई रिस्क है। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब हमें आगे पढ़ने हैं। मतलब समझ लीजिए बेस बन के आगे के दोनों यूनिट्स का यही है। कठिन पोर्शन आप कर चुके हो इस कोर्स का। शुरू के 3 यूनिट जो है वो बहुत वैसे थे। ये अब आगे वाले जो हैं ये दोनों ही आपको बेसिक नॉलेज देगा रेन्यूएबल है क्या। ठीक है, is being increased in an attempt to at least partially replace fossil fuels and reduce our dependence on fossil energy। तो ये हम कर सकते हैं कि इनको हम रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी, इनसे रिप्लेस करें। और आजकल फोकस इन्हीं सोर्स ऑफ एनर्जी पे है, इसलिए आप इस कोर्स को पढ़ भी रहे हो कि हाउ कैन वी यूटिलाइज एनर्जी, बेटर एनर्जी सोर्सेज, व्हाट आर द एनर्जी सोर्सेज, व्हाट कैन बी द बेटर एनर्जी सोर्सेज। ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का यही है कि आपको पता होगा एनर्जी कहाँ से आती है और उनमें से बेहतरीन एनर्जी कौन सी है जिसको और बेहतर तरीके से यूज किया जा सके। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था, और कल को मैं इसमें आगे बताऊंगा। कल को नहीं, परसों को जब आप आओगे